जो एथलीट जब रन करते हैं तो उसको एक्सलरेट कराने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से फोर्स पर होती है? फ्रिक्शन फोर्स पर। फ्रिक्शन हेल्प करता है, फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता है। और एक बार मैं फिर से आपको ये चीज़ दिखा दूं यहाँ पर कि इनके जरा दौड़ने का प्रोसेस देखो, ये ग्राउंड को कहाँ पुश कर रहा है? इधर। तो ग्राउंड इनको कहाँ फोर्स देगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि ग्राउंड को मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक पीछे पुश किया, ग्राउंड पर फोर्स लगाया है ऐसे। ग्राउंड पर जो फोर्स लगता है, ग्राउंड पर जो फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में? देखो मैं एक किसी मोमेंट पर बनाता हूँ, ये ऐसे फोर्स लगाया ग्राउंड पर यहाँ। तो ग्राउंड पर अगर यहाँ फोर्स था तो ग्राउंड की वजह से एथलीट पर फोर्स यहाँ पर लगा है। इसका एक कंपोनेंट हो जाता है फ्रिक्शन और दूसरा कंपोनेंट हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर उसने ऐसे फोर्स लगाया, उसको राइट साइड में फ्रिक्शन मिला, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि ग्राउंड से टोटल फोर्स ये वाला मिला है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड ने लगाया है वो ये वाला है। इसके दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSR क्लासेस। आज मैंने आपको एक काम दिया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था एक एथलीट के शूज़ का। ठीक है, उस फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी आपने बना के पिक्चर भेजे उसमें से केवल देवांश का फ्री बॉडी डायग्राम 100% परफेक्ट था। बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक की थी। इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि उसेन बोल्ट का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके थ्रू ही आपको समझाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रनिंग करते समय, जब रनिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस का एक वीडियो है ये। यहाँ ध्यान से देना, दौड़ने का जो तरीका है यहाँ से ध्यान में देखो, ध्यान से देखो इसको। जो मूवमेंट है पैरों का, यानी कि शूज से वो ग्राउंड पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ग्राउंड पर उन्होंने कौन सा फोर्स लगाया? वाया शूज। तो शूज के थ्रू ग्राउंड पर जो फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स है? वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स 99% केसेस में दो तरह के होते हैं। ठीक है, और भी तरह के होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा और एक फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा उसको समझाने के लिए जरा मैं एक दूसरा डायग्राम ले लेता हूं, यहाँ पर एक दूसरी इमेज ले लेता हूं समझाने के लिए कि जो एथलीट है, यही वाले शूज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको दिया था कि जो शू आप यहाँ पर देख रहे हो, इस शूज से जो फोर्स लगा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है? यहाँ जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये फोर्स किस पर लगा है? बाय शू ऑन ग्राउंड। ये शूज से ग्राउंड पर फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में। अगर ये एक्शन है ग्राउंड पर तो ग्राउंड की वजह से रिएक्शन आएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो ये है। ठीक है, तो ये है फोर्स बाय ग्राउंड ऑन शू। तो ये जो फोर्स लगा है ये शूज पर है, शू पर लगा है ग्राउंड से, ये रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं इसको। अगर इसको एक्शन मानते हैं तो ये रिएक्शन होगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन आएगा फिर रिएक्शन आएगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। या तो दोनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो जो ये वाला फोर्स लगा, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देना, ये शूज से फोर्स लगा है ग्राउंड पर। ठीक है, दोबारा बनाता हूं, ये जो फोर्स लगा है यहां पर एग्जैक्टली ये फोर्स है ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड पर फोर्स किसने लगाया? शू ने लगाया है। और ग्राउंड की वजह से जो फोर्स लगेगा ये होगा ऑन शू बाय ग्राउंड। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स के, इस वाले कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट मैंने कर लिया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट किया है मैंने यहाँ पर, ये कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर होता है कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और जो ये वाला फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल होता है वो कौन सा है? फ्रिक्शन है। राइट, तो इससे समझ में आया। और अगर नहीं आया तो मैं जरा दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये था शू, इस जगह पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में मान लेता हूँ। अब मैं शू का एक्चुअली एक सिंगल पॉइंट तो कॉन्टैक्ट में होगा नहीं, कई सारे पॉइंट कॉन्टैक्ट में होते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। तो अगर एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट में है तो शू की वजह से जो फोर्स लगा यहाँ पर, यह है फोर्स ऑन ग्राउंड बाय द शू। ठीक है, और जो ये फोर्स होगा ये होगा फोर्स ऑन शू ड्यू टू ग्राउंड। ये ग्राउंड की वजह से फोर्स लगेगा। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि ये मान लेता हूँ मैं कि ये ग्राउंड है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर जो फोर्स लगा
उस फोर्स को मैंने यहाँ पर दिखाया है F से, ये कॉन्टैक्ट फोर्स बाई शू ऑन द ग्राउंड, राइट। अब मैंने मान लिया कि जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है शू का ग्राउंड के, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मान लिया है कि ये जो सर्कल्स आप देख रहे हो ये वो पॉइंट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं शू प्लस एथलीट को एक सिंगल पॉइंट मान रहा हूँ, यानी कि शू और एथलीट मिला के एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन पॉइंट है यहीं पर। आप ये मान सकते हो कि ये जो एथलीट है, एथलीट का सारा मास शूज़ में घुस गया, ठीक है, इनका सारा मास शूज़ में समा गया है और एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है। तो मैंने ये मान लिया शू प्लस एथलीट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ, तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा और दूसरा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स बाई शू ऑन द ग्राउंड। ध्यान रखो ये फोर्स किस पर है, शूज पर है। ये फोर्स शू पर लगा है, ग्राउंड की वजह से लगा है ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स ग्राउंड ने एक्सर्ट किया है। इसने ग्राउंड पे क्या फोर्स लगाया वो हम फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस पर दूसरों ने क्या फोर्स लगाए हम वो बनाते हैं, इस पर कुछ इसने दूसरों पे क्या फोर्स लगाए वो नहीं बनाते हैं। तो ये है ग्राउंड की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स F और ये है mg। फ्री बॉडी डायग्राम में केवल 2 ही फोर्सेज हैं बस, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक कॉन्टैक्ट फोर्स। इस कॉन्टैक्ट फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट आएंगे। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये होगा Fs और जो ये कंपोनेंट है इसको हम लिखते हैं n। ये है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करती है, उसके वेट को, या ये mg के बराबर है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में जो कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है Fs, ये है फ्रिक्शन फोर्स। और ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट कराएगा एथलीट को। या मान लें कि उज़ैन बोल्ट के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ था, तो जब वो रेस स्टार्ट करता है तो रेस जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से मिलेगा। सो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द एथलीट। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो डायग्राम बना के भेजा था उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिटली हुई थी। यार अगर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर फ्रिक्शन जो है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो फिर इसको आगे चलाएगा कौन, क्योंकि इसके ऊपर तो केवल 2 ही फोर्स लगे हुए हैं, एक mg लगा हुआ है और एक ये F लगा हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स के, एक कंपोनेंट ये वाला है, दूसरा ये है। फ्री बॉडी डायग्राम में केवल 2 ही फोर्सेस आएंगे। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है Fs राइट साइड में, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्सेलरेशन की। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एथलीट कभी एक्सेलरेट हो नहीं सकता, तो उसको एक्सेलरेट कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फ्रिक्शन फोर्स की है। एक चीज़ और देखो, मैंने क्या कहा कि ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है और उसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम तक होती है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, μn, ठीक है। तो जब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इस पर इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिखूंगा Fs इक्वल टू मास ऑफ द एथलीट इनटू एक्सेलरेशन। और जब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम, Fs मैक्सिमम इक्वल टू m a मैक्सिमम। और F मैक्सिमम हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, μn के बराबर। तो इसको मैं लिख देता हूँ μn इक्वल्स टू m a मैक्स। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहाँ से आप देख सकते हो mg के बराबर है, तो म्यू mg इक्वल्स टू m a मैक्स। मास कैंसिल हो गया और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन एथलीट का जो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना आएगा, म्यू जी के बराबर। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट। तो मैंने हेडिंग क्या दी थी कि उज़ैन बोल्ट का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक चीज और याद रखो, किसी भी चीज का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर ही है। कोई कार है, अगर कार एक्सेलरेट होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो कार का भी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है। ध्यान रखना, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू जी के बराबर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। 2 ही फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि चाहे कोई हैवी एथलीट हो, हैवी व्हीकल हो, लाइटर व्हीकल हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक्सेलरेट करता है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, म्यू जी के बराबर। और ये जो नए 2 ईयर बैच में अभी आए हो या 11th क्लास में नए आए हो, उनको सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि हर ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट करती है रोड पर तो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन। अगर उसने स्टार्ट किया है मोशन को, अगर रेस्ट से उसने मोशन स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब वो वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर रहा है,
तो फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है और केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है जो उसको एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बढ़ता हूँ थोड़ा और आगे। एक क्वेश्चन है वर्मा सर की बुक का, क्वेश्चन नंबर 15 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फैक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज एंड ग्राउंड इज 0.9. Suppose a superman wears these shoes and races for 50 meter. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. स्पीड उसकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। Find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from the rest. तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 50 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो ये टाइम डिपेंड किस पे करता है, जरा मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये एथलीट है, ठीक है, इसने वो शूज़ पहन लिए जिनसे वो कितनी भी स्पीड से दौड़ सकता है। बात स्पीड की हो रही है, स्पीड तो कुछ भी हो सकती है, एक्सेलरेशन अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पर इसके शूज़ का, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और मैंने मान लिया कि इस एथलीट का सारा मास शूज़ में ही समाया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर सारा मास ले लिया और इसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और राइट साइड में फ्रिक्शन है, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया, अगर मैं करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसमें केवल दो ही फोर्स बनाऊंगा, एक mg बनाऊंगा और एक ये बनाऊंगा f। ये दो ही फोर्सेस हैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में। जब मैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट करता हूँ तो एक कंपोनेंट राइट साइड आता है, ये फ्रिक्शन है, दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या है उसको रिजॉल्व करके लिखा हुआ है फोर्सेस को, है ना। तो अब उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 50 मीटर। तो अभी जरा सिंबल में हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं, s = ut + ½ at², ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट करता है इसलिए u कितना है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट s कितना है, 50 मीटर है। टाइम कितना लगता है उसको, t, और एक्सेलरेशन कितना है, a। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो टाइम कितना आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने पर टाइम आ जाएगा √2s/a। अब यहाँ से देखो कि ये जो टाइम है, ये टाइम मिनिमम कब होगा, ये टाइम मिनिमम तब होगा जब ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t मिनिमम = √2s/a मैक्सिमम। इतना लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, हालांकि ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना होता है, μg के बराबर। लेकिन फिर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैंने इक्वेशन लिखी Fs = ma, राइट। फिर Fs अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो Fs मैक्सिमम = ma मैक्सिमम, और Fs मैक्सिमम कितना होगा, μn के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू μn होती है, वो रख दी मैंने। तो μn = ma मैक्सिमम, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg के बराबर है, ये नॉर्मल mg की इक्वल है। मास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और बचेगा कितना, a मैक्सिमम = μg। इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो टाइम मिनिमम कितना आ गया, √2s/μg के बराबर। तो मिनिमम टाइम इतना लगेगा, कोई भी एथलीट हो इससे कम टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट s कवर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये मैक्सिमम है तो टाइम ये मिनिमम है। कोई कार हो, चाहे कोई एथलीट हो, कोई भी चीज़ हो जो कि ग्राउंड पे चलती है, ग्राउंड के कांटेक्ट में रह के चलती है, वो चीज़ इस टाइम से कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट s कवर नहीं कर सकती। अब हम चाहें तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, t मिनिमम = √2, और डिस्प्लेसमेंट s कितना था, 50 मीटर था। म्यू की वैल्यू दी है 0.9, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 10। तो ये होगा √100/9, √100/9, और सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 10/3 सेकेंड। तो मिनिमम टाइम लगेगा 10/3 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट ये था, सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप। तो उसे रुकने में कितना टाइम लगेगा, ये पार्ट आप अपने आप करना। और इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल सा केस है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको लिखना है v = u + at, ठीक है। इसी को लगाना। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो कि वो ऑलरेडी मिनिमम टाइम के बाद अचीव कर चुका है। यानी कि ये जो मिनिमम टाइम से उसने मूव किया था, 10/3 सेकंड का उसको टाइम लगा, तो 10/3 सेकंड में उसने जितनी वेलोसिटी निकाल ली होगी, ठीक है, वो होगी।
तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये सॉल्व करेंगे आप अपने आप से और इसका सोल्यूशन मुझे भेजेंगे, ठीक है। पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आज के डिस्कशन से अगर आपके दिमाग में कोई नया क्वेश्चन दिमाग में आ गया हो, कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आ गई हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, राइट। एक चीज़ और है कि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक थी कि मैंने 16 + 6 को 26 ले लिया था, जबकि वो 22 होगा तो उससे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो वो करेक्शन आप कर लीजिएगा। हालांकि वो वीडियो अपलोड होते ही एक मेरे स्टूडेंट ने उसको मुझे बता दिया था, तो मैंने उस पर नीचे लिख दिया है कि ये मिस्टेक है तो इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।